नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बीपीएससी करंट अफेयर की इस सीरीज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिशन परिवर्तन के बारे में। आखिरकार ये बिहार में कब लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य क्या है और इससे रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन सब के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि पटना नगर निगम जो है वो कैसे देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। इसके साथ ही जो सारण में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ उससे भी रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण तथ्य होंगे इस वीडियो में हम उन सारे तथ्यों को उजागर करेंगे और समझेंगे उसके एक एक पॉइंट को। ठीक है, ये सब जो टॉपिक है वो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है और इसमें से अनिवार्य रूप से एक आध प्रश्न पूछने की संभावना बन सकती है। ठीक है, क्योंकि ये सारे बिहार के करंट से रिलेटेड टॉपिक है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी चाहिए हो तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सीधे तौर पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मिशन परिवर्तन को कब लॉन्च किया गया और इसके उद्देश्य क्या है और किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने, ऑब्वियस सी बात है, मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है। सारे जो ये हेल्थ से रिलेटेड होते हैं ये हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार ही लॉन्च करता है। 4 मई 2023 को बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की स्थिति में सुधार के लिए मिशन 60 दिन के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया। कब लॉन्च हुआ? तो 4 मई 2023 को। किसके द्वारा? तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद के द्वारा। और क्यों लॉन्च किया गया? मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की स्थिति में सुधार के लिए मिशन 60 दिन के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया गया। इसके अलावा इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य यहाँ पे है, अस्पतालों को रोगियों के अनुकूल बनाना, यानी कि पेशेंट फ्रेंडली बनाना। इसके अलावा कॉलेजों में अनुशासन को लागू करने के साथ ही मानव बल के आधार पर उपचार की व्यवस्था करना है। ठीक है, कभी आप पटना के पीएमसीएच की स्थिति देखना, वहाँ पे जाकर जो रोगी होगा और बीमार फील करने लगता है, जो सामने वाला नॉर्मल भी इंसान हो वहाँ पे और बीमार फील कर, बहुत ही गंदी सिचुएशन है वहाँ की। ना डॉक्टर टाइम पे आते हैं, मतलब मैंने तो अपनी आंखों देखा हाल मैं बता रही हूँ आपको कि वहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है। इनफैक्ट हमें जब से एक बार गई उसके बाद से ऐसा लगता है कि मतलब ऐसी भगवान स्थिति ना दे कि उस हॉस्पिटल में जाना पड़े। ठीक है, तो ये जो मिशन परिवर्तन है ये इसी संदर्भ में है कि आखिरकार हॉस्पिटल को जो है पेशेंट फ्रेंडली बनाना है, कॉलेजों में डिसिप्लिन को लागू करना है और मानव बल के आधार पर ही उपचार की व्यवस्था करना है। ठीक है, इसके अलावा जो है मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में साफ़ सफाई, जो कि बहुत ही अनिवार्य होता है अस्पतालों में साफ़ सफाई। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी पेशेंट रहते हैं, गंदगी ऑलरेडी है और साफ़ सफाई नहीं रहने पे एक नेगेटिव सी वाइब क्रिएट हो जाती है। मरीजों व परिजनों के बैठक के लिए प्रतीक्षालय, इसकी बहुत कमी है। लोग बैठे मतलब ऐसे कहीं भी बैठे रह जाते हैं, कोई पूरे कितनी ही असुविधाओं का सामना करना पड़ता है मरीजों को भी और उनके साथ साथ जो परिजन गए हुए थे उनको भी। ठीक है, साइनेज को लगाना, मे आई हेल्प यू या सहायता डेस्क स्थापित करना भी इस मिशन का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, मिशन की लॉन्चिंग के साथ ही मेडिकल कॉलेजों में इलाज करने के लिए निर्देश दिया गया है कि मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध मानव बल के अनुसार उसका भरपूर उपयोग करें। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की मूल सुविधा में सुधार कर उच्च प्रदर्शन दिखाना होगा। जो अभी कॉलेजों की स्थिति है बिहार में, उनमें मेडिकल कॉलेजों की स्थिति तो और भी बदतर है। आईजीएमएस है बिहार में एक, उसकी स्थिति थोड़ी ठीक देखी जा सकती है, बाकी तो मतलब बहुत ही बदतर स्थिति है और कम है, काफ़ी कम कॉलेजेस है मेडिकल से रिलेटेड तो बिहार में। 1 माह में मेडिकल कॉलेजों की पुनः समीक्षा की जाएगी, जिससे यह आकलन किया जा सके कि कार्यशैली, व्यवस्था और उपचार की दिशा में कितना बदलाव दिख रहा है। देखिए, यह मिशन तो काफ़ी अच्छा है, इसके उद्देश्य भी काफ़ी अच्छे हैं, इसके लक्ष्य भी अच्छे निर्धारित किए गए हैं, बट अगर क्रियान्वयन की बात आएगी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी जब तक
अच्छे से क्रियान्वयन न किया जाए तो ये लक्ष्य बस लक्ष्य बन के ही रह जाएंगे। ठीक है। उप मुख्यमंत्री यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने कॉलेजों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक दिन शाम का दौरा यानी कि इवनिंग राउंड सुनिश्चित किया जाए और कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर तक के डॉक्टर द्वारा वार्ड में दौरा किया जाए। ठीक है। सभी मेडिकल कॉलेजों में 611 प्रकार की आवश्यक दवाएं उपलब्ध रहे, जिससे मरीजों की दवाइयों का अत्यधिक खर्च ना पड़े। जितना मरीज़ मतलब मेडिकल सेक्टर में अगर अब हम लोग जा रहे हैं, जे मतलब माना हमारे यहाँ प्रे किया जाता है कि हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जो चीज़ें दवाइयाँ हैं, हॉस्पिटल चार्ज है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है। तो इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। अगर उपलब्धि सुनिश्चित की जाएगी दवाइयों की तो जाहिर सी बात है ज़्यादा खर्च की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अगर सप्लाई ज़्यादा होगा तो सभी की मांग पूर्ति की जा सकेगी। ठीक है। अब हम देख रहे हैं मिशन परिवर्तन से रिलेटेड आपने सारी चीज़ों को देख लिया। आप इसका ज़रूर PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा कि साथ साथ आप रिवाइज़ करते चलिएगा। ठीक है। आपने अब मैंने बहुत सारे पिछले वीडियोस में जो भी और महत्वपूर्ण टॉपिक है बिहार के करंट से रिलेटेड मैंने कराए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट में मैंने ऐड करवा दिया है, आप वहाँ से जाके सीधे तौर पर देख सकते हैं। ठीक है। बिहार के सारण में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि बिहार के सारण में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है, जहाँ से विभिन्न कंट्रियों ने इसमें भाग लिया है। कब हुआ ये? 14 मई 2023 को बिहार के सारण यानी कि छपरा ज़िले में 2 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सीजन 3 का समापन हो गया। ठीक है। कितने दिनों में? 2 दिन में। और कौन सा ये था? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सीजन 3 था। सीज़न 2 कहाँ पे हुआ था और सीज़न 1 कहाँ पे हुआ था, आप ये जाके खुद से सर्च करोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका उत्तर बताओगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 2 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत युवा कला संस्कृति मंत्री कौन हैं? जितेंद्र कुमार। अपने युवा कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र कुमार और फिल्म अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके की। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो क्या आंसर होगा हमारा? कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र कुमार और फिल्म अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करी। ठीक है। छपरा के ऑडिटोरियम में 13 व 14 मई को 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल में देश के विभिन्न भाषाओं सहित विश्व के 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। ठीक है। हमारे देश में जो भी राज्य हैं उनकी भाषाओं में, जैसे दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम, ये जितनी भाषाएं में आती हैं फिल्म उनको भी, और साथ साथ 21 देशों की फिल्मों का भी प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही फिल्म और नाटक के क्षेत्र में अपना करियर बनाने वाले युवाओं को इससे जुड़ी जानकारी भी दी गई। ठीक है। इसमें कौन कौन से देशों ने भाग लिया? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिलीपींस, इटली, तुर्की, भारत, स्पेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान की फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और लघु चलचित्रों का प्रदर्शन किया गया है। ठीक है। लघु चलचित्रों यानी कि जो शॉर्ट फिल्म होती हैं 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे की भी आती हैं, ऐसे वाली फिल्मों का भी प्रदर्शन किया गया। और किन किन देशों का किया गया ये उपयुक्त में नाम लिखा हुआ है, आप एक बार डाउनलोड करके पढ़ लेना। ठीक है। साथ ही छोटे और स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को प्रदर्शित किया गया। इसके अतिरिक्त बहुत से सामाजिक मुद्दों पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्रीज़ को भी दिखाया गया। डॉक्यूमेंट्रीज़ जो होती हैं ना, वो अधिकतर सामाजिक मुद्दों पर बनाई जाती हैं ताकि लोग उनसे कुछ सीख सकें। ठीक है। सारण अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्गों में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता। वो कौन सी फिल्म थी? बाल फिल्म इंस्पिरेशन ऑफ परसुइट और शॉर्ट फिक्शन फिल्म वॉशिंग मशीन को नेशनल वर्ग में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कौन था? बाल फिल्म इंस्पिरेशन ऑफ परसुइट। और शॉर्ट फिक्शन फिल्म कौन थी? वॉशिंग मशीन।
को नेशनल वर्ग में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखिएगा इसको और याद कर लीजिएगा इसको। वही अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में तुर्की की फिल्म इक्रान एंड यूसु को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनल अवार्ड किसे मिला? तो तुर्की की फिल्म इक्रान एंड यूसु को। ठीक है। अब उल्लेखनीय है कि मयूर कला केंद्र को तत्वाधान के युवा व खेल मंत्रालय के सौजन्य से आयोजित 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन करीब 1.5 दर्जन फिल्में दिखाई गई। उसके बाद ज्यूरी ने इसके परिणामों की घोषणा की। वही पैनल डिस्कशन में देश विदेश से आए कलाकारों ने लोगों के साथ अपना अनुभव साझा करते हुए नाटक, साहित्य और सिनेमा के बारे में भी जानकारी दी। ठीक है। विदित हो कि सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बिहार का पहला और एकमात्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। इसीलिए ये टॉपिक हो जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ये बिहार का पहला और एकमात्र अभी तक का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है, जिसके बारे में हमें हर पहलू से जानकारी रखने की ज़रूरत है। और मैंने कोशिश करी है कि आपको सारी जानकारी इसमें उपलब्ध हो सके। ठीक है। और उसके बाद से रिवीजन की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी। ठीक है। अगर आप चाहोगे कि एमसीक्यू के फॉर्म में भी मैं इसका रिवीजन करा दूं आगे आने वाले टाइम में, तो मुझे कमेंट में बता देना। मैं 10 से 15 मिनट की वीडियोस में ऐसे सारी जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनसे लेकर के मैं करा दूंगी। ठीक है। अब देखते हैं कि पटना नगर निगम देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। किसका? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी तो आप जानते ही होंगे कि क्या होता है। यह जो है केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाने वाली डिजिटल करेंसी होती है। इसे डिजिटल रुपया या ई रुपये भी कहा जाता है। ठीक है। 23 मई 2023 को बिहार के पटना नगर निगम के महापौर मतलब नियमित सामान्य परिषद की बैठकों की अध्यक्षता ये करता है। उप महापौर जो होता है, महापौर की अनुपस्थिति में यह कार्य कर सकता है। उप महापौर का जो चुनाव होता है वो पार्षदों के बहुमत से होता है। तो 23 मई 2023 को बिहार के पटना नगर निगम के महापौर, उप महापौर एवं नगर आयुक्त ने भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्मित डिजिटल करेंसी ई रुपये का शुभारंभ किया, जिससे अब इस डिजिटल करेंसी का उपयोग संपूर्ण पटना नगर निगम क्षेत्र में किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये हैं कि नगर निगम मुख्यालय मौर्यालोक परिसर में पूर्णतया इस पेमेंट सिस्टम को अपनाया जाएगा। कहाँ पे? मौर्यालोक परिसर में पूर्णतया इस पेमेंट सिस्टम को अपनाया जाएगा, जो पटना का नगर निगम मुख्यालय है। इसके साथ ही पटना नगर निगम के सभी अंचल एवं पेमेंट काउंटरों पर भी इसका उपयोग किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत में सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम पटना नगर निगम है। ठीक है। जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये क्वेश्चन भी संभावित है कि पूछ सकता है, क्योंकि पहला नगर निगम कौन बना है? तो पटना नगर निगम। इस दौरान पार्षदों के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जहां उन्हें डिजिटल ई रुपये के लाभ इस्तेमाल की जानकारियां दी गई। ठीक है। उन्हें बताया गया कि अगर हम डिजिटल ई रुपये का इस्तेमाल करते हैं उनसे क्या क्या लाभ प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। इसके अलावा जो है इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के रीजनल हेड कौन है? रीजनल हेड कौन है? संजीव दयाल। उन्होंने कहा कि यह एक बेहतर और सुरक्षित सिस्टम है, जहां पेमेंट करते ही तत्काल रूप से राशि क्रेडिट हो जाती है। डिजिटल रूप से ट्रेंड होने पर आम नागरिकों को सुविधा मिलेगी और एक क्लिक में आसानी से पेमेंट किया जाएगा। यूपीआई देखा ही आपने कितना व्यापक परिवर्तन लाया है पेमेंट सिस्टम में। इसके अलावा जो है नगर निगम आयुक्त कौन? अनिमेश कुमार पराशर ने कहा कि पटना नगर निगम के कार्यों की जन सुलभ बनाने एवं पेमेंट की प्रक्रिया को आसान करने के लिए लगातार प्रयास जो है वो किया जा रहा है। नो कॉस्ट प्रोसेस के तहत ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के माध्यम से पटना नगर निगम की
आय बढ़ाने के साथ ही आम लोगों को घर बैठे सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम डिजिटल करेंसी के उपयोग को बढ़ावा देते हैं तो इससे क्या होगा कि तुरंत लेन देन के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कर संग्रह में यह आसानी होगा, इससे भ्रष्टाचार पर रोक लग सकता है। मार्केट में रुपए की अधिकता या कमी को मैनेज किया जा सकता है। इसमें भौतिक मुद्रा की तरह विनिर्माण की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा यह भौतिक मुद्रा की तरह गंदगी या दोष नहीं लगते हैं इसमें। ठीक है, साथ ही उनके अनुसार जो है वर्तमान समय में हमने शायद ये समझ लिया इसका। तो अब देखते हैं कि उनके अनुसार वर्तमान समय में पटना नगर निगमों में ऑनलाइन भुगतान 30% हो रहा है। इसे 90 से 95% करना लक्ष्य रखा गया। अभी कितना हो रहा है तो 30% ऑनलाइन भुगतान हो रहा है, जिसे 90 से 95% करना है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि CBDC एक डिजिटल मुद्रा है, लेकिन यह करेंसी निजी करेंसी से अलग है। पिछले एक दशक में क्रिप्टो करेंसी का बाजार तेजी से बढ़ा है। निजी डिजिटल मुद्राएं किसी भी व्यक्ति की देनदारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, क्योंकि उनका कोई जारीकर्ता नहीं है। आप मुझे बताओगे कि क्रिप्टो करेंसी जो है ये निजी करेंसी है या ये CBDC के तहत इसको CBDC ने लीगल टेंडर का दे दिया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ लाने का। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए। धन्यवाद।